अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज इस वीडियो में हम 3 ख़बरों पर बात करेंगे। सबसे पहली ख़बर ये है कि वकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए। ये क्या तफसीलात है वो आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी ख़बर जिस पर हम बात करेंगे वो है जस्टिस मंसूर अली शाह गैर सियासी हैं। ये ख़बर छपी है अखबार में। इस ख़बर का ऊपर हम अपना तजिया करेंगे और इस ख़बर की तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूँगा। और तीसरी ख़बर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिपोर्टर्स के हवाले से डॉक्टर मुश्ताक जो कि साबका चीफ जस्टिस काजी फायज़ा के सेक्रेटरी थे, प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उनकी जानिब से एक तहरीर लिखी गई है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 झूठी ख़बरों पर जो है वो मुख्तलिफ जो है उन्होंने अपनी ओपिनियन दी है और वाक़यात जो हक़ाइक़ थे वो बयान किए हैं। ये 3 बड़ी झूठी ख़बरें क्या थी, इस पर भी हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपने आज के व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करूं, मेरी आपसे दरख्वास्त है फ़ौरी तौर पर यूट्यूब पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक फ़ौरी पहुँच सकें। अब नाज़रीन, आगाज़ करते हैं आज के इस व्लॉग का। और सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन से माज़रत करूँगा कि गुज़िश्ता 3 रोज़ कुछ तबीयत नासाज थी, जिसके बायस अपना व्लॉग जो है वो 3 रोज़ से नहीं कर सका। लेकिन आज से इंशाल्लाह ये सिलसिला फिर से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि रोज़ाना 1 से 2 व्लॉग जो है व्लॉग आपके साथ शेयर कर सकूँ। अब नाज़रीन, आज के इस व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले इस खबर से कि वकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए। ये मामला क्या है? सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस कल इनकाद हुआ। अब इस इलेक्शंस में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता वकला थे, जिसमें हामिद ख़ान था, आबद ज़ुबैरी थे और जो दीगर लतीफ़ खोसा साहब थे, ये सारे वकील एक तरफ थे और इनकी जानिब से वकला के सामने 3 चीज़ें रखी गई थी। सबसे पहले जो चीज़ रखी गई थी वो रखी गई थी कि जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस ना बनना। दूसरी 26वीं आइनी तरमीम ओवरऑल के जनाब इसमें अदालतों के ख़िलाफ़ जो है वो एक अदालती इख्तियारात को कम कर दिया गया है। ये अदालतों पर पार्लिमान का हमला है और एक तहरीक चलाने का भी ऐलान किया गया था। और तीसरी चीज़ जो वकला के सामने रखी गई थी वो थी कि जनाब आप इस टोले को जिन्हें आज़म नज़ीर तारड़ साहब का के हवाले से बात की जाती है कि आज़म नज़ीर तारड़ या वफाकी हुकूमत की सपोर्ट में है, इन तीनों चीज़ इनको मुस्तरद कर दें। अब ये 3 चीज़ों के ऊपर, 3 इशूज़ के ऊपर कल सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस में वोटिंग हुई और इसमें बड़ा क्लियरली वकला की जानिब से अक्सरियती तौर पर जो आसमा जहांगीर ग्रुप के सदर थे मियां रऊफ़ साहब, उनको कामयाब करार दे दिया गया। उनको अक्सरियत ने वोट डाला। मियां रऊफ़ साहब बड़े क्लियर मार्जिन से जीते हैं। हालांकि कुछ 2 वीडियो क्लिप्स भी हमने देखे हैं। एक वीडियो क्लिप में मुनीर अहमद काकड़ साहब जो हामिद खान ग्रुप की जानिब से बतौर सदर इलेक्शन लड़ रहे थे, उनकी जानिब से था। एक में वो ISI पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि हमारे इलेक्शंस को जनाब ISI ने मैनिपुलेट किया और फिर दूसरी जानिब उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि कोई 25 वोटों की कोई हेरा फेरी की गई है, कोई धांधली की गई है। तो अब मेरा सवाल ये है कि अगर ये 25 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनीर अहमद काकड़ साहब को मिल भी जाते हैं, हामिद खान ग्रुप के मुनीर अहमद काकड़ साहब को मिल भी जाते, तो वो फिर भी सदर सुप्रीम कोर्ट बार नहीं बन सकते थे। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात कि उनकी जानिब से ISI को की जानिब से मैनिपुलेट करने का कहा गया। ऐसा इल्ज़ाम, ऐसा भोंडा इल्ज़ाम हमने कभी भी सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस में या वकला के किसी भी इलेक्शंस में ये हमने आज तक नहीं सुना कि जनाब ISI जो है वो वकीलों को मैनिपुलेट कर रही है। बल्कि वकला की कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जिन्होंने हमेशा हर आमिर के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ाई लड़ी है, हमेशा उनकी जानिब से मज़ामत की गई है। जब मुल्क के तमाम लोग सियासी हों या दीगर कम्युनिटीज़ हों, सब की जानिब से जब हार मान ली जाती थी तो अल्टीमेटली फिर वकला की जानिब से मुल्क के आइन की जो है वो लड़ाई लड़ी जाती थी। अब ये कहना कि जनाब अब इसमें ISI मैनिपुलेट कर रही है, तो ये तो एक भोंडा सा इल्ज़ाम है। और ये बात, दूसरी बात ये भी है कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता हो और वो इलेक्शंस हार जाए, चाहे ज़मीनी इलेक्शंस हो, चाहे पार्लिमान के इलेक्शंस हो, सेनेट के इलेक्शंस हो, तो ये तो उनका वतीरा है कि जनाब अब धांधली हो गई है, क्योंकि उनके ख्याल में वो हार ही नहीं सकते, उनके पास अक्सरियत है।
لیکن حقیقت یہی ہے کہ سپریم کورٹ بار کے الیکشنز جو ہیں وہ ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں بڑا شفاف قسم کا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے۔ اب جو کل ٹوٹل مجموعی طور پر 17 سیٹیں تھیں، 17 میں سے 12 سیٹیں جو ہیں وہ آسما جہانگیر گروپ کہہ لیں یا آج کل اس کو احسن بھون صاحب اور دوسری جانب اس کو اعظم نذیر تارڑ صاحب وفاقی وزیر قانون ہیں، وہ اس گروپ کو لیڈ کرتے ہیں اور بڑا ان کے قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ 17 میں سے 12 سیٹیں اس گروپ کو ملی ہیں، یعنی وکلا کی جانب سے بڑی کلیئرلی طور پر جو حامد خان گروپ کی جانب سے تحریک چلانے کا اعلان کیا گیا تھا، 26ویں آئینی ترمیم کو محدود مسترد کر دیا گیا تھا، اس کے خلاف درخواستیں بھی سپریم کورٹ میں دائر ہوئی ہیں۔ پھر اسی طرح جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ کسی کو بھی چیف جسٹس ماننے سے انکار کر دیا گیا تھا، تو وکلا نے ان تینوں نعروں کو مسترد کر دیا ہے۔ اور کل ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ بار کے الیکشنز میں احسن بھون یا آسما جہانگیر گروپ، آسما جہانگیر صاحبہ مرحوم کا جو گروپ ہے اس کو کامیابی ملی ہے، اور وکلا نے اس تمام جو جس بنیاد پر یہ الیکشن لڑا جا رہا تھا اس بیانیے کو مسترد کر دیا ہے۔ تو اب 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں تھیں سپریم کورٹ میں، الٹیمیٹلی وہ بھی میں یہ کہوں گا کہ ان میں بھی گراؤنڈ مضبوط ہونے کی بجائے اب کمزور ہو جائے گی، کیونکہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ ججز بھی یہ دیکھے گی کہ یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا تھا یہ چند وکیلوں تک ہی محدود رہ گیا اور کوئی بھی وکلا کوئی بڑی تحریک کی شکل اس میں اختیار نہیں کر سکے۔ دوسری خبر ناظرین جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جناب جسٹس منصور علی شاہ کا غیر سیاسی ہونا۔ رپورٹر ہیں دی نیوز کے فخر تورانی صاحب، ان کی جانب سے آج دی نیوز میں ایک سٹوری چھپی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میری کسی جسٹس منصور علی شاہ کے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج ہیں ان کے کوئی بہت زیادہ قریبی شخص سے بات ہوئی ہے، اور یہ بات اس انٹرویو سے ثابت بھی ہوتی ہے کہ وہ شخص اتنا قریبی ہے جسے ہر معاملے کا، ہر سانس کا، ہر قدم کا معلوم تھا۔ اب معلوم نہیں کہ وہ کون ہے وہ شخص، لیکن بہرحال انہوں نے خبر چھاپی ہے اور اس خبر میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے یہ ایک بات بڑی واضح ہے۔ اب یہ ان کا جسٹس منصور علی شاہ کا سورس کہہ رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے یہ بات بڑی کلیئر ہے، بڑی واضح ہے کہ وہ غیر سیاسی ہے۔ اب اس کے اوپر تو دیکھیں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں اور آگے جا کر وہ سوالات کچھ اس انٹرویو میں بھی شامل کیے گئے ہیں۔ مثلا جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے جب 2 وضاحتیں 12 جولائی کے فیصلے کی جاری کی گئی، دونوں وضاحتیں اسی روز جاری ہوئیں جب پارلیمان کی جانب سے ترمیم کے حوالے سے جو تھی وہ کوششیں کی جا رہی تھیں یا پارلیمان میں ترمیم آنے جا رہی تھی، تو اس سے یہ تاثر بڑا مضبوط ہوا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ پارلیمان کو اس قانون سازی سے روکنا چاہ رہے ہیں۔ اب اس حوالے سے روکنے کے لیے وضاحتیں جاری کی گئیں، تو اس پر جب جسٹس منصور علی شاہ کے قریبی ذرائع سے بات ہوئی تو اس قریبی ذرائع نے کہا کہ جناب یہ درخواستیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے دائر کی گئی تھی جن پر وضاحت دینا لازمی تھا، اس لیے وہ وضاحت جاری کر دی گئی۔ پھر قاضی صاحب پر لکھے گئے خط جو اس میں بڑا وبیلا کیا گیا جسٹس منصور علی شاہ کے جانب سے، اس خط میں قاضی صاحب پر بہت سنگین قسم کے الزامات لگائے گئے۔ جب جسٹس منصور علی شاہ کے اس قریبی ذرائع سے اس خط پر بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ چھوڑیں اس خط پر پھر کبھی بات کریں گے۔ اب یہ میرے لیے حیران کن جو ہے وہ جواب ہے کہ ایسا جواب کوئی ذرائع نہیں دے سکتا جب تک وہ شخص خود شامل نہ ہو یا جسٹس منصور علی شاہ خود اس میں شامل نہ ہو، تب تک جو ہے وہ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ کوئی بھی بات نہیں کی جا سکتی۔ اب اس انٹرویو میں مزید کہا گیا ہے کہ جناب جسٹس منصور علی شاہ کی دلچسپی صرف اور صرف قانون کی حکمرانی، آئین اور جمہوریت میں ہے اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ان سے سوال کیا گیا کہ جناب حکومتی وزراء کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں کچھ ججز حکومت کو گرانے کے بعد عمران خان کو لانے کے حوالے سے کوئی پلان کر رہے ہیں، کوئی ایسی سوچ ہے ان میں۔ تو اس پر جناب معزز جج صاحب کے قریبی ذرائع نے یہ کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جانچنے کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے اور جج کو متنازع کرنا بہت آسان ہے۔ اگر اس حوالے سے کچھ شواہد ہیں کسی کے پاس یا کسی وزیر کے پاس تو انہیں سامنے لایا جانا چاہیے۔ اب پھر مزید کہا گیا کہ جناب جسٹس منصور علی شاہ حکومت کو گھر بھیجنے کے حوالے سے جو سوچ تھی اس کی ان کی جانب سے تردید کی گئی کہ ایسا کچھ نہیں تھا، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس قریبی ذرائع کی جانب سے کہ جسٹس منصور علی شاہ مکمل غیر سیاسی ہیں۔ اب ناظرین تیسری خبر جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈاکٹر مشتاق۔ ڈاکٹر مشتاق وہ شخصیت ہیں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ
जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने तो सबसे पहले इनको नोटिफाई किया गया कि वो बतौर सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी मुलाजमत करेंगे, और उसके बाद जिस दिन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब रिटायर्ड हो जाएंगे तो उसी रोज़ ये भी रिटायर्ड हो जाएंगे, इनकी मुलाजमत भी ख़त्म हो जाएगी। अब डॉक्टर मुश्ताक साहब की जानिब से 25 अक्टूबर के बाद कुछ तहरीरें लगातार कंटिन्यूसली सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ वाक़यात पर आती हैं। अब अगर तो डॉक्टर मुश्ताक साहब बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के मुलाजिम होते और आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुलाजमत कर रहे होते तो शायद ऐसी तहरीरें जो हैं वो सामने नहीं आती, क्योंकि ज़ाहिर बात है मुलाजिम को चीफ जस्टिस से नहीं होता, मुलाजिम का ताल्लुक़ तो सुप्रीम कोर्ट की मुलाजमत से होता है, और उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो वाक़यात की तरदीद कर सके या तस्दीक कर सके इतना ओपनली। अब डॉक्टर मुश्ताक साहब अपनी एक तहरीर में लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स के हवाले से। शुरू में तो उन्होंने कहा है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जब सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का फ़ैसला किया तो इससे बहुत सारे रिपोर्टर्स जो थे वो परेशान हो गए, और उन रिपोर्टर्स में से बाज़ रिपोर्टर्स ने अपनी हैसियत जो है वो मनवाने के लिए अंदर की ख़बरें निकालना शुरू कर दी। अब अंदर की ख़बरें जो है वो उसमें उन्होंने कहा कि बाज़ दफ़ा लोग मुझसे भी ख़बरें मांगते थे और मैं कहता था कि अगर आपके पास कोई ख़बर है तो वो मुझे दे दें, और बाज़ दफ़ा उन्होंने ये भी कहा कि बाज़ रिपोर्टर इतने सोर्सफुल होते थे कि वो चीफ जस्टिस तक कोई मालूमात आने से पहले मालूमात उन तक पहुँच जाती थी, और फिर वो जब डॉक्टर मुश्ताक से रब्ता करते थे तो डॉक्टर मुश्ताक भी उनसे कहते थे अच्छा ये डॉक्यूमेंट मुझे दे दें। चलें ये तो अच्छी बात है। फिर 6 जजेस के ख़त के हवाले से उन्होंने 3 ख़बरों का जिक्र किया है कि ये 3 ख़बरें जो थी बड़ी और झूठी काजी फायज ईसा के हवाले से चलाई गई। पहली खबर उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ख़त आया तो उस वक्त एक रिपोर्टर ने यह खबर दी कि जनाब 5 जजेस इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के चैम्बर में बैठे हैं और उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि वो इस मामले पर अज़खुद नोटिस लें, और जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया सरीना ईसा भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। अब इस खबर के हवाले से उन्होंने कहा कि जब मैंने इस खबर को देखा तो मैंने खबर देखने के बाद उस मुतल्लिका रिपोर्टर्स को मैसेज किया कि जनाब आपने जो ट्वीट की है वो ट्वीट गलत है, मैं इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ऑफिस में बैठा हूँ और यहाँ पर ऐसी कोई मीटिंग नहीं हो रही और ना ही उनकी अहलिया जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो उस रिपोर्टर ने आगे से उनको जवाब दिया कि जनाब अगर वो कोई बाकायदा मीटिंग नहीं हुई तो फिर कोई गैर रस्मी मीटिंग हुई होगी। मकसद उनका कहने का यह है कि रिपोर्टर ने अपनी गलत खबर को मानने की बजाय आगे से खबर को नया रंग देने की कोशिश कर दी कि ठीक है मीटिंग नहीं हुई तो गैर रस्मी गुफ्तगू हुई होगी। मतलब ये था कि वो उन्होंने कहा कि जब मैं इतनी क्लैरिटी के साथ कह रहा हूँ तो फिर भी रिपोर्टर ने अपनी खबर की तस्दीक नहीं की। अब ये खबर देने वाले कौन लोग थे, किन्होंने इस पर तबसरे किए, ये आप सब लोग जानते हैं। वो लोग आज भी बड़े तड़ले से फिर रहे हैं और कोई माफ़ी कोई खिलाफी नहीं है। दूसरी खबर जिस पर उन्होंने बात की कि एक रिपोर्टर ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन की खबर चलाई। फिर मैंने उनसे कहा कि इसकी तरदीद कर दें। मैंने उनसे जब रब्ता किया कि ऐसा कोई बात नहीं है तो उन्होंने कहा कि एक रिपोर्टर ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन की खबर चलाई और फिर उसके बाद एक बयानिया बनाते हुए ये कोशिश की गई कि वो अगर ये कहा गया कि अगर हमारी खबर गलत है तो काजी फायज ईसा साहब तरदीद कर दें कि जनाब वो एक्सटेंशन नहीं ले रहे। तो इस पर उन्होंने कहा है कि जब एक मरतबा कमरा अदालत में मेरी इस सहाफ़ी से बात हुई जिसने ये खबर चलाई थी तो मैंने उससे कहा कि आप ये खबर देने से पहले मुझसे मशवरा कर लेते, मुझसे पूछ लेते। तो उस शख्स ने कुछ शर्माते हुए ये एतराफ़ किया कि हाँ मुझे ये पूछना चाहिए था, लेकिन मजाल है कि उस खबर के बावजूद भी उस शख्स ने अपनी खबर ना वापस ली और ना ही कभी उसके बाद कभी खबर की तस्दीक के लिए उनसे रब्ता किया। ये दूसरी बड़ी खबर है जो हमने देखा ना, बड़ा वावेला किया गया था कि काजी फायज ईसा साहब एक्सटेंशन लेना चाह रहे हैं। वैसे तो ये उनकी तहरीर बड़ी लंबी है लेकिन मैं शॉर्ट करके आपको सुना रहा हूँ। तीसरी खबर जिस पर उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से ये फैसला किया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट की जजेस की जानिब से दिया जाने वाला एजाज़िया जो है वो इशाइया तस्लीम नहीं करेंगे क्योंकि उस पर 20 लाख खर्चा आ रहा था। फिर उसके बाद खबर आई कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो है वो ज़ुहराना लेंगे। अब इस पर भी कुछ रिपोर्टर्स ने ट्वीट कर दिया कि पहले 20 लाख बचाने का दावा किया गया, ऐलान किया गया, और अब ये इशाइया की बजाय ज़ुहराना ले रहे हैं सरकारी तौर पर। तो उनका कहना है कि मैंने इस पर एक रिपोर्टर से रब्ता किया, भाई आपने ये जो ट्वीट की है ये खबर गलत है। तो इस पर और मैंने उनको बताया कि ये ज़ुहराना जस्टिस याहिया अफरीदी और साथी जजेस की जानिब से इसके तमाम अखराजात बर्दाश्त किए जा रहे हैं, इसलिए ये खबर दुरुस्त है। तो इस पर उन्होंने कहा कि जनाब उस रिपोर्टर ने अपनी खबर की जो है वह तस्दीक कर ली और वो जो ट्वीट किया गया था उस ट्वीट को वापस ले लिया। तो नाज़रीन ये 3 खबरें जो हैं ये मेरे ख्याल से ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि किस रिपोर्टर ने गुज़िश्ता दौर में कितना सच बोला और कितना झूठ बोला,
اس بات کا اگر ڈاکٹر مشتاق صاحب اگر اتنا کچھ لکھ رہے ہیں تو میرے خیال سے اگر اب بھی یہ رپورٹر اسی طرح جھوٹ بولتے رہے تو وہ دن دور نہیں جب ڈاکٹر مشتاق شاید مجبور ہو جائیں اس بات پر کہ وہ ان رپورٹرز کے نام بھی لینا شروع کرتے ہیں جو یہ جھوٹی خبریں چلا رہے ہیں. لیکن وہ نام لے نہ لیں، آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ ساری جھوٹی خبریں کن کی جانب سے چلائی گئیں اور یہ لوگ آج بھی اپنی ان جھوٹی خبروں پر کھڑے ہیں. تو ناظرین، یہ تھا آج کا ولاگ کے لیے اتنا ہی. آئندہ کے لیے دیجیے اجازت. اگر ولاگ آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.